इमोशनल स्टोरी, अन्नपूर्णा धाम। श्याम सुंदर अरोड़ा जी ने पुस्तक उठाई ही थी कि बज उठा। उन्होंने आंख उठाकर घड़ी की दिशा में देखा, दिन के 12 बज रहे थे। उन्हें अब एलर्जी सी हो गई है इन आवाजों से। और हो भी क्यों न, क्योंकि पिछले 50 सालों से इन हिब्जर और हूटर की आवाजों ने ही तो उनकी दिनचर्या को नियंत्रित किया हुआ था। इंजीनियरिंग डिप्लोमा करने के पश्चात उन्होंने फैक्ट्री में नियुक्ति पाई थी। तब से फैक्ट्री हूटर की आवाज के इर्द गिर्द ही तो उनका जीवन घूमता रहा था। प्रातः 7 बजे का हूटर प्रथम चेतावनी की तैयार हो जाए। 7:30 बजे ता हूटर द्वितीय चेतावनी। 8 ता हूटर आदेश की फैक्ट्री पहुँचे। दोपहर 1 बजे के हूटर पर लंच और 2 बजे के हूटर पर लंच की समाप्ति। शाम 5 बजे छुट्टी के हूटर की आवाज ही दिल को सुकून देती थी। फैक्ट्री गेट से निकलने के बाद वह स्टैंड से अपनी साइकिल उठाते और जल्दी जल्दी पैदल मारते 10 मिनट में अपने फैक्ट्री क्वार्टर में पहुंच जाते। उनकी पत्नी शकुंतला भी जानती थी कि हूटर के बाद 10 मिनट में अरोड़ा जी घर आ जाएंगे। हाथ मुंह धोकर चाय पिएंगे। बस अब तो उन दिनों की यादें ही रह गई हैं। अब न वो फैक्ट्री क्वार्टर है और न ही शकुंतला अब इस संसार में। बेटा बहू मुंबई में, बेटी कानपुर में अपनी गृहस्थी के साथ और वह स्वयं इस प्रेम धाम ओल्ड एज होम में। यह बजे की आवाज प्रेम धाम वासियों को लंच तैयार होने की सूचना का संदेश था। कुछ पेट भारी होने के कारण आज उनका लंच पर जाने का मन नहीं था। पुस्तक पढ़ने को उठाई थी, किंतु पढ़ने का मूड भी नहीं बना। अपनी आराम कुर्सी पर अन्य मंच से बैठे सड़क की तरफ खुलने वाली खिड़की से बाहर देखते रहे। पास ही बच्चों का स्कूल था। स्कूल की छुट्टी हो गई थी। बच्चों से लदे रिक्शे चले जा रहे थे। एक आदमी स्कूल से अपने बेटे की अंगुली थामे जा रहा था। वो सोचने लगे कि समय कितनी तेजी से निकल जाता है। आज यह आदमी अपने बेटे की अंगुली थामे है, किंतु कौन जानता है कि कल जब यह आदमी बूढ़ा हो जाएगा तो यह बेटा उसकी बूढ़ी अंगुली थामेगा। मन में विचार घुमड़ते रहे। शकुंतला के देहांत के बाद वो मुंबई चले आए थे अपने बेटे के पास। बेटे के पास एक छोटा सा फ्लैट था जिसमें बेटे का परिवार ही मुश्किल से एडजस्ट कर पा रहा था। ऊपर से उनके पहुंचने से समस्या और विकट हो गई थी। वो फुटबॉल की तरह कभी बालकोनी में, कभी इधर कभी उधर एडजस्ट होने का प्रयास करते रहे। जैसे तैसे उन्होंने इन परिस्थितियों में अपने को ढालने का प्रयास किया, किंतु उनके आने से पुत्रवधू की झुंझलाहट बढ़ती जा रही थी। परिणाम स्वरूप पति पत्नी में तकरार बढ़ने लगी थी, जिसके लिए वह अपने को दोषी मानते थे। एक सुबह जब वह सैर के लिए निकले तो रास्ते में अचानक उनकी फैक्ट्री से ही सेवानिवृत्त पुराने सहकर्मी मित्तल जी मिल गए। मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। पुराने दिनों की यादें ताजा की गईं। तदुपरांत मित्तल ने उनसे पूछा, भाई यहाँ मुंबई में कैसे? उन्होंने बतलाया कि पत्नी के देहांत के बाद यहाँ बेटे के परिवार के साथ रह रहे हैं, किंतु उनकी बात काटते हुए मित्तल जी ने सुझाव दिया कि चलो कहीं बैठकर एक कप चाय पी जाए। वो पास के ही एक रेस्टोरेंट में चले गए। वहाँ कुछ जग की चर्चा के मध्य उन्होंने बेटे के साथ एडजस्ट न कर पाने की समस्या बतलाई। मित्तल जी ने मुस्कुराते हुए कहा था, अरोड़ा जी, मैं तो पहले ही ताड़ गया था, इसलिए चाय के बहाने तुम्हें यहाँ ले आया। अब खुलकर बातें हो सकेंगी। अरोड़ा जी ने बात संभालते हुए कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। बेटा बहू तो मेरा सम्मान करते हैं, पर मकान इतना छोटा है।
मित्तल जी ने बात काटते हुए कहा, अरोरा, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, मैं सब समझता हूँ। फिर उसने चाय का प्याला रखते हुए कहा, अरोरा, अगर चाहते हो कि तुम्हारा सम्मान बना रहे तो अपना कोई अलग ठिकाना ढूंढ लो। तजुर्बे की बात है कि बाप के पास कई बेटे तो रह सकते हैं, किंतु बेटों के पास एक बाप नहीं रह पाता। अरोरा जी ने लाचारी से कहा, पर जाऊं तो जाऊं कहां? मित्तल जी ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, यार तुम्हें अच्छी पेंशन मिलती है, फंड, ग्रेच्युटी इत्यादि का रुपया भी मिला होगा, फिर क्या चिंता है, किसी ओल्ड एज होम में ठिकाना बना लो। अरोरा जी ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, ओल्ड एज होम? क्या कह रहे हो? इस पर मित्तल जी ने उत्तर दिया, अरे भाई, मैं ऐसे होम की बात नहीं कर रहा जो किसी चैरिटी से चलता हो, जहां बूढ़े दूसरों की दया पर निर्भर हों। आजकल तो 5 स्टार ओल्ड एज होम भी हैं, जहां मेडिकल से लेकर मनोरंजन तक की समस्त सुविधाएं हैं। यहाँ बेटे बहू के ताने क्यों सुनो, वहाँ ठाट से स्वतंत्र जीवन जियो। जब मन करे दिवाली दशहरे पर बच्चों से मिल जाओ। अरोरा जी ने थोड़ा असमंजस में कहा, किंतु कहाँ ढूंढूंगा मैं ऐसा ओल्ड एज होम जो मेरी जेब के अनुरूप हो और सुविधाजनक शहर में भी हो। मित्तल जी ने हंसते हुए कहा, कौन सी दुनिया में रहते हो? इंटरनेट से तो दुनिया भर की जानकारी मिल जाती है, तो होम ढूंढना कौन कठिन है। यह सब 2 वर्ष पहले की बातें हैं। मित्तल जी के सुझाए समाधान पर उन्होंने गहनता से विचार किया था। मित्तल जी ने सच ही तो कहा था कि स्वयं के जीवन को दूसरों की दया का मोहताज क्यों किया जाए। और 1 महीने बाद ही वो मुंबई से इस अन्नपूर्णा धाम में आ गए थे। यहाँ अन्नपूर्णा धाम का कमरा नंबर 14 उनका अपना था, किंतु कब तक? अब तक न जाने कितने आए और खो गए। फैक्ट्री क्वार्टर को भी वो अपना कहते थे, अब क्या मालूम वो किसका अपना है। यह कमरा पहले भी किसी का अपना रहा होगा। कमरा ही क्यों, यह संसार भी तो एक सराय है। सराय में कुछ मुसाफिर ज्यादा रुकते हैं, कुछ जल्दी चले जाते हैं। शकुंतला भी तो इस सराय में उन्हें अकेला छोड़ गई। मन में स्मृतियों की पुस्तक पर्थ दर पर्थ खुलने लगी थी। बेटे की 8वीं बर्थडे थी। साहिबजादे अड़ गए कि यदि साइकिल नहीं दी गई तो वो बर्थडे नहीं मनाएंगे। बहुत गुना भाग किया, पर 2000 रुपए का जुगाड़ नहीं हो पा रहा था। बच्चे का दिल भी तो नहीं तोड़ा जा सकता। रात में सोने से पहले भी यही उधेड़ बुन रही। फैक्ट्री में भी मस्तिष्क में साइकिल ही छाई रही। शाम को फैक्ट्री से घर आने पर उन्होंने आश्चर्य से देखा कि बरामदे में एक नई चमचमाती साइकिल खड़ी थी और साहिबजादे उसकी घंटी टुनटुना रहे थे। शकुंतला ने भतीजे की शादी में नई साड़ी खरीदने के लिए रुपये जोड़े थे। वही रुपये साइकिल की भेंट चढ़ गए थे। अचानक किसी बच्चे की हंसी की आवाज से यादों के तार टूट गए। उन्हें लगा कि शायद उनकी सोच की प्रतिध्वनि कानों में बज रही है, किंतु पुनः बच्चे की हंसी और उसके साथ ही कुछ परिचित आवाजों से लगा कि बाहर कुछ हलचल है। वो कमरे से उठकर बाहर बरामदे में आ गए। उन्होंने देखा कि बरामदे से लगे लॉन में एक 6 साल की बच्ची और उसके साथ एक युवक एवं युवती थे, जो संभवतः बच्ची के माता पिता थे। उनके साथ रावत जी, पुलकित जी एवं मिश्रा जी भी थे। ये सब लोग बच्ची के साथ फिजली खेल रहे थे। प्लास्टिक की डिस्क हवा में उछाली जा रही थी, एक हाथ से दूसरे हाथ में। यदि किसी की पकड़ से वह डिस्क छूट जाती तो बच्ची की किलकारी के साथ लोगों का शोर वातावरण में गूंज जाता।
हंसी और उल्लास की आवाजों से अन्नपूर्णा धाम का लॉन जीवंत हो गया था। घुंघराले काले केशों के बीच गुलाबीपन लिए हुए गोरे अंडाकार चेहरे पर भूरी आंखें, गुलाबी रंग की बरमूडा पेंट पर लाल फूलों की प्रिंट की कमीज। आभास होता था कि लॉन में कोई फूल अटखेलियां कर रहा है। उन्हें बरामदे में खड़ा देखकर सक्सेना जी ने उत्साह से कहा, आइए अरोड़ा जी, आप भी खेल का लुत्फ उठाए। अन्नपूर्णा धाम निवासी रावत जी का पुत्र वधू एवं पौत्री उनसे मिलने आए थे। वास्तविकता तो यह थी कि पुत्र को ऑफिस का कोई काम यहाँ निपटाना था, तो एक पंथ दो काज हो गए थे। लॉन में खेल रही बच्ची सक्सेना जी की पौत्री थी। बच्ची का नाम खुशी था। पुत्र और पुत्रवधू तो शहर से संबंधित कार्य निपटाने चले गए। खुशी अन्नपूर्णा धाम में ही दादा के पास रुक गई। लंच के समय डाइनिंग हॉल में एक खुशी और अनेक दादा, बाबा, दादू, दादी। बच्चों के सानिध्य को तरसते वृद्धजनों के बीच खुशी क्या आई मानो सूखी धरती पर वर्षा की प्रथम फुहार पड़ गई हो। जितने दादा दादी उससे कहीं ज्यादा चॉकलेट और गिफ्ट खुशी को मिल गए थे। लंच के बाद कमरे में पहुंचकर खुशी ने रावत जी से पूछा, दादा आप जयपुर में हमारे साथ क्यों नहीं रहते? रावत जी सोच में पड़ गए कि पौत्री के इस सरल प्रश्न का क्या उत्तर दें। जब पुत्र एवं पुत्रवधू दोनों अपनी नौकरी पर सुबह से शाम तक के लिए निकल जाते और खुशी स्कूल, तो घर की दीवारों का सूनापन काटे नहीं कटता था। सूनेपन को तो जैसे भी हो झेल लेते, किंतु अपनेपन को तरसता मन उपेक्षा नहीं झेल पाया। अतः खुशी के प्रश्न पर रावत जी ने मुस्कुराकर कहा, इस बार दीपावली पर अवश्य आऊंगा। खुशी ने दादा के सूखे केशों को देखते हुए कहा, दादाजी आपके बाल कितने सूखे हो रहे हैं, लाइए तेल डालकर चंपी कर दूं। छोटी बच्ची के प्रेम भरे आग्रह से रावत जी भाव विह्वल हो गए। छोटे छोटे हाथों द्वारा दादा के सूखे बालों पर तेल की चंपी होने लगी। पत्नी के स्नेहिल हाथों के स्पर्श से मन का बांध टूटकर सूनी आंखों से होता हुआ गालों पर बहने लगा। खुशी ने देखा तो आश्चर्य से पूछा, दादाजी आप रो रहे हैं? दादा ने रूंधे गले से कहा, नहीं बेटा, तेल के तीखेपन से आंखों में पानी आ गया है। शाम 7 बजे खुशी चली गई। अन्नपूर्णा धाम के गलियारों का सूनापन और गहरा गया था। कहीं कहीं से उठती किसी वृद्ध के खारसने की आवाज ही इस सूनेपन को तोड़ रही थी। अगली सुबह 8 बजे नाश्ते का बजा बज रहा था। कमरों के दरवाजों के बंद होने की आवाजों, चहलकदमी की आवाजों से अन्नपूर्णा धाम के गलियारे जाग उठे थे। आज नाश्ते के समय चर्चा के मुख्य विषय थे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, गठिया आदि, क्योंकि आज डॉक्टर डे था। प्रत्येक मंगलवार को सुबह 9 बजे से डॉक्टर की साप्ताहिक विजिट होती थी। डॉक्टर रमेश बत्रा अपने समय से आ गए थे। कमरे के बाहर बरामदे में कुर्सियां भरती जा रही थी। डॉक्टर बत्रा के कमरे में श्रीमती स्वामीनाथन की बाह में ब्लड प्रेशर मशीन का पट्टा बंधा था। आपका ब्लड प्रेशर तो नॉर्मल ही है, डॉक्टर ने कहा, किंतु मेरी सांस तो फूलती रहती है, डिप्रेशन भी बढ़ रहा है। श्रीमती स्वामीनाथन ने चिंतायुक्त स्वर में कहा। डॉक्टर ने हंसकर कहा, कुछ दिन को अमेरिका में अपने बेटे के पास हो आइए, सब ठीक हो जाएगा। यह अकेलेपन का डिप्रेशन है और कुछ नहीं। ठंडी सांस लेते श्रीमती स्वामीनाथन ने कहा, काश ऐसा हो पाता। यह सब इतना आसान नहीं है डॉक्टर। डॉक्टर ने पुनः कहा, वैसे तो सब नॉर्मल है, फिर भी कुछ दवाएं लिख देता हूँ। अचानक श्रीमती स्वामीनाथन ने पूछा, डॉक्टर आपके कितने बच्चे हैं?
डॉक्टर ने उत्तर दिया, एक बेटी और एक बेटा। डॉक्टर, आप अपने बेटे के बड़े होने पर विदेश कभी नहीं भेजिएगा। यह कहते हुए श्रीमती स्वामीनाथन कमरे से बाहर आ गई। बरामदे के बाहर अपना नंबर आने की प्रतीक्षा में बैठे वृद्धाश्रम के बुजुर्गों का मुख्यतः एक ही रोग था, अकेलेपन का रोग। जिन बच्चों के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व लगा दिया था, वो बच्चे अब सयाने हो गए हैं। आश्रम के गेट पर थरी व्हीलर के रुकने की आवाज से डॉक्टर के बरामदे में बैठे आश्रम वासियों की आंखें उत्सुकता से गेट की तरफ उठ जाती हैं। एक 60-62 साल का मजबूत कद काठी का व्यक्ति सूटकेस और बैग के साथ अंदर आता है और मैनेजर के कमरे में प्रवेश कर जाता है। उत्सुक आंखों में से एक ने कहा, लगता है अन्नपूर्णा धाम की लिस्ट में एक नाम और जुड़ रहा है। अगले दिन अरोरा जी अपने कमरे की कुर्सी पर बैठे खिड़की के बाहर देख रहे थे कि अचानक कमरे की घंटी बज उठी। उन्होंने उठकर दरवाजा खोला तो देखा अन्नपूर्णा धाम का माली गणेश हाथ में एक कागज लिए खड़ा है। अरोरा जी ने प्रश्नवाचक दृष्टि से गणेश को देखा। साहब, इस कागज को पढ़कर दस्तखत कर दीजिए, गणेश ने कहा। उन्होंने देखा कागज एक सर्कुलर था जिसमें लिखा था, आज शाम 5 बजे डाइनिंग हॉल में आप टी पार्टी के लिए सादर आमंत्रित हैं। नीचे निमंत्रणकर्ता का नाम बीबी अवस्थी लिखा था। सर्कुलर के साथ अन्नपूर्णा धाम वासियों की लिस्ट थी। उन्होंने अपने नाम के आगे हस्ताक्षर कर दिए और कागज गणेश को लौटा दिया। कौन है यह श्रीमान बीबी अवस्थी और क्यों दे रहे हैं यह टी पार्टी? इन प्रश्नों की उत्सुकता में 5 बजे अन्नपूर्णा धाम के समस्त बाशिंदे डाइनिंग हॉल में खींचे चले आए। मेस के काउंटर पर डिशेज सजी हुई थी। थरी व्हीलर से उतरने वाला व्यक्ति साथ में गणेश एवं मैनेजर डिशेज को व्यवस्थित कर रहे थे। क्या यही है बीबी अवस्थी? 6 फुट के आसपास का कद, गोरा रंग, चौड़ा ललाट, भूरी आंखें, पतली तलवार कट मूंछें, एक प्रभावशाली व्यक्तित्व। समस्त लोगों के बैठ जाने के पश्चात उस व्यक्ति ने अन्नपूर्णा धाम वासियों को संबोधित करते हुए कहा, मेरा नाम बीबी अवस्थी है। अन्नपूर्णा धाम परिवार से जुड़ने का मुझे सौभाग्य मिला है। आज इस छोटी सी पार्टी के माध्यम से मैं आप सबसे परिचित होना चाहता हूँ। जिस परिवार से जुड़ा हूँ उसके परिवारजनों को जानना चाहता हूँ। अकेलेपन से मुझे चिढ़ है। मैं आप सबके साथ रहकर जीवन की खुशियाँ बांटना चाहता हूँ। किसने हमारे साथ क्या किया उसका रोना बेमानी है। जो वर्तमान है वही सत्य है और वही आनंद है। एक खुशनुमा वातावरण में पार्टी चलती रही और साथ ही परिचय का आदान प्रदान भी। रहकर अवस्थी के चाहकों से हॉल गूंज जाता था। अपने कमरे में आने के बाद अरोरा जी सोचने लगे कि कितना खुलकर हंसता है यह अवस्थी। संभवतः अवस्थी ने अपने जीवन में कभी कोई दुख झेला ही न हो, किंतु जो भी हो उसकी उन्मुक्त हंसी ने घेरती शाम का सूनापन अवश्य मिटा दिया था। सच है कि हंसी स्वयं के मन को ही आनंदित नहीं करती, वरन आसपास के लोगों को भी आनंदित कर जाती है। 2 दिन के बाद लोगों ने देखा कि गणेश पुनः एक सर्कुलर अन्नपूर्णा धाम में घुमा रहा है। सर्कुलर में लिखा था, आप प्रातः 6 बजे बाहर लॉन में आमंत्रित हैं, बीबी अवस्थी। प्रथम सर्कुलर के परिणाम से प्रभावित लोग लॉन में इकट्ठे होने लगे। लॉन में अवस्थी हल्की नीले रंग की टी शर्ट, सफेद निकर एवं सफेद जूतों में जागंत कर रहा था। लोगों के पहुंचने पर अवस्थी ने सबका मुस्कान से स्वागत करते हुए कहा, मेरा आप सबके सम्मुख यह विनीत प्रस्ताव है कि हम यहाँ एक लाफिंग क्लब की स्थापना करते हैं। यदि आप मेरे प्रस्ताव से सहमत हैं तो हम आज से ही इसका शुभारंभ कर देते हैं।
सबकी सहमति मिलने के पश्चात अवस्थी ने कहा, आप सब लोग मेरे साथ हंसना आरंभ कीजिए। शुरू में तो यह हंसी कृत्रिम होगी, किंतु सम्मिलित हंसी की गूंज से यह वास्तविक हंसी में परिणत होती जाएगी। इस हंसने की क्रिया से फेफड़ों की कसरत के साथ साथ एक खुशनुमा दिन की शुरुआत भी होगी। इसके साथ ही अन्नपूर्णा धाम का लॉन पहले धीमी और फिर उन्मुक्त हंसी के ठहाकों से गूंजने लगा। उस प्रातः बेला में जैसे जैसे उगते सूर्य की किरणें रात्रि के अंधकार को निगल रही थी, वैसे वैसे हंसी के सम्मिलित स्वर वृद्ध जनों के हृदय में छिपे सूनेपन को भी निगल रहे थे। अन्नपूर्णा धाम का माहौल बदल रहा था। अपनों से उपेक्षित नियति के हाथों चले गए ये वरिष्ठ नागरिक अपनी परिस्थितियों के बीच जीना सीख रहे थे। हम में से प्रत्येक को एक न एक दिन मरना है, किंतु मुट्ठी भर ही हैं जो जीना जानते हैं। पहले अन्नपूर्णा धाम के मनोरंजन रूम में कम लोग ही जाते थे, किंतु वहाँ प्रत्येक रविवार को हाउसी होती थी, ताश के खेल चलते थे। इन सब मनोरंजन गतिविधियों के पक्ष में अवस्थी का मत था कि जीवन को जीना ही नहीं है, वरन जीवन एक सेलिब्रेशन है। हर दिन एक उत्सव है। दिन तेजी से गुजर रहे थे। अवस्थी को अन्नपूर्णा धाम में आए 6 महीने हो गए थे और एक दिन गणेश पुनः अन्नपूर्णा धाम वासियों के मध्य एक और सर्कुलर घुमा रहा था, जिसमें लिखा था, आज शाम 5 बजे आप सबकी पार्टी के लिए सादर आमंत्रित हैं। पार्टी के प्रयोजन से अनभिज्ञ लोगों के बैठ जाने के पश्चात अवस्थी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, दोस्तों, आज से 6 महीने पहले जब मैं इस ओल्ड एज होम में आया था तो मैंने एक परिचय पार्टी दी थी और आज की पार्टी एक विदाई पार्टी है, मेरे स्वयं की फेयरवेल पार्टी। कल मैं इस होम से जा रहा हूँ। इन 6 महीनों में आप सब से इतना जुड़ाव हो गया है कि यहाँ से जाने में अत्यंत दुख हो रहा है, किंतु मैं यहाँ जिस उद्देश्य से आया था वह पूरा हो गया है। अवस्थी के जाने की बात से हॉल में आश्चर्य मिश्रित सुगबुगाहट के स्वर गूंज उठे थे। अपनी बात चालू रखते हुए अवस्थी ने कहा, यह कटु सत्य है कि जीवन के संध्या काल में जो भी व्यक्ति किसी ओल्ड एज होम में रहने का निर्णय लेता है, उसके पीछे कारण होता है उन अपनों की उपेक्षा जिनके लिए उसने अपना सर्वस्व लगा दिया होता है। इन होमों में कितनी भी सुविधाएं हों, किंतु उपेक्षा का दंश चुभता रहता है। और यह भी सच है कि हम परिस्थितियों को बदल नहीं सकते, किंतु स्वयं को और स्वयं की सोच को अवश्य बदल सकते हैं। मैं भिन्न भिन्न ओल्ड एज होमों में जाता हूँ, कुछ महीने वहाँ रहता हूँ और यह संदेश देता हूँ कि परिस्थितियों का रोना छोड़ हमें प्रसन्न रहने की आदत डालनी होगी। झुर्रियाँ हमारे चेहरे पर पड़ती हैं, किंतु उन्हें हृदय में मत पड़ने दो। अगली सुबह अन्नपूर्णा धाम के फाटक से थरी व्हीलों की दूर होती आवाज के साथ लोगों को एहसास हुआ कि एक बार फिर उनका कोई अपना उनसे बिछुड़ गया है। फाटक पर एकत्रित लोग अपने अपने कमरों में जाने लगे थे, किंतु अरोड़ा जी मैनेजर के पास ही रुक गए थे। अरोड़ा जी ने मैनेजर से कहा, कितना जिंदा दिल इंसान था यह अवस्थी। मैनेजर ने फाटक के बाहर दूर तक जाती सड़क को ताकते हुए कहा, हाँ, आश्चर्य ही है कि सीने में इतने दर्द को छुपाए कोई कैसे इतना जिंदा दिल रह पाता है। अरोड़ा जी ने आश्चर्य से कहा, मैं कुछ समझा नहीं। मैनेजर ने उत्तर दिया, आज से 2 वर्ष पहले एक कार दुर्घटना में अवस्थी की पत्नी और पुत्र की मृत्यु हो गई थी। अवस्थी को भी बहुत चोटें आई थी। अस्पताल में 4 महीने मृत्यु से संघर्ष करते किसी तरह वह बच पाया था। अरोड़ा को सुनकर यकायक विश्वास नहीं हुआ कि क्या कोई इंसान हृदय में इतने दर्द छिपाए हंस भी सकता है।
मैनेजर ने अरोरा के असमंजस को तोड़ते हुए कहा, संभवतः इसलिए अवस्थी इन ओल्ड एज होमों के बीच रहने वाले एकाकी लोगों को जीवन जीने की प्रेरणा देकर अपनी स्वयं की पीड़ा को भुलाना चाहता हो। आज अन्नपूर्णा धाम के गलियारों में अवस्थी की हंसी कहीं खो गई है, पर वो हम सबको हंसना अवश्य सिखला गया। जय श्री राम। समाप्त। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मुझे आशा और विश्वास है कि आपको हमारी कहानी इमोशनल स्टोरी अन्नपूर्णा धाम पसंद आई होगी। आपसे विनम्र प्रार्थना है कि मेरे चैनल राजू स्टोरीज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। एक बात और मित्रों, बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल पर जरूर सेट करें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।